अस्सलाम वालेकुम। अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम क्या पढ़ रहे थे, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स को स्टडी कर रहे थे कि हमारे पास सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स क्या है, कि आपने अपने प्रोडक्ट को कहा कि आपके पास क्या है, आपने क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट अचीव करना है। ठीक है, तो अब अपने प्रोडक्ट की जो है क्वालिटी को मेजर आप किस तरह से करोगे। ठीक है, तो उसको मेजर करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, मैट्रिक्स यहाँ पे यूज़ करते हो, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। ठीक है, उसको हमने डिटेल में स्टडी किया कि हमारे पास क्या मैट्रिक्स है, उसको फ़ायदा हम क्यों करते हैं, और प्रोसेस मैट्रिक्स क्या है, प्रोजेक्ट मैट्रिक्स क्या है, एंड प्रोडक्ट मैट्रिक्स। प्रोसेस क्या है आपके पास, कि आप जो प्रोसेसेस डिफाइन करते हो अपने फंक्शनैलिटीज़ की। ठीक है, तो वो आपके पास क्या है, प्रोसेस मैट्रिक्स। प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्या है, कि आप जो अपनी एसडीएलसी जो आप फॉलो कर रहे हो, उसमें एसडीएलसी की ईच एंड एवरी स्टेप में आप उसको मेजर करते हो कि क्या आपने रिक्वायरमेंट्स प्रॉपर्ली की हैं कि नहीं, आपने कंस्ट्रक्शन की डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली बनाई है कि नहीं। तो वो आपके पास क्या है, प्रोडक्ट मैट्रिक्स है। एंड प्रोजेक्ट मैट्रिक्स ये है कि आप जो अपने पूरे प्रोजेक्ट को मॉनिटर करते हो, कंट्रोल करते हो, तो वो आपके पास क्या है, प्रोजेक्ट मैट्रिक्स। तो अगर आप प्रोसेस पे प्रॉपरली काम कर लो ना, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट बन जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका प्रोजेक्ट भी मैट्रिक्स हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। ठीक है, अब अपने जो सॉफ्टवेयर उसको आप मेजर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने दो मेथड्स पढ़े, डायरेक्ट मेजर एंड इनडायरेक्ट मेजर। डायरेक्ट क्या है, कि आप जो अपने जो डॉक्यूमेंटेशंस आती है उसको अगर आप काउंट करना चाहते हो, अपने लाइन ऑफ कोड को काउंट करना चाहते हो, तो वो आपके पास क्या है, डायरेक्ट मेजर। इनडायरेक्ट मेजर क्या है, कि जब आप अपने उसमें क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को, अपनी फंक्शनैलिटीज़ को काउंट करते हो, तो वो आपके पास क्या है, इनडायरेक्ट मेजर। अब जो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स है, वो आपको जो स्टेप्स है, दो मेथड्स आपको डिफाइन करती है। एक तो आपके पास क्या है, साइज ओरिएंटेड। ठीक है, साइज ओरिएंटेड जो है वो बेसिकली क्या करती है, वो डायरेक्ट मेजर पे काम करती है, आपकी एफर्ट को काउंट करती है, आपके लाइन ऑफ कोड को, आपकी जो वो है कॉस्ट को, आपकी डॉक्यूमेंटेशंस को, उनको काउंट करके आपको डिफाइन कर देती है। लेकिन ये काम जो है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामर करता है। ठीक है, प्रोग्रामर के अलावा वो ये साइज ओरिएंटेड को यूज़ नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमारे पास जो दूसरा है, फंक्शन ओरिएंटेड, जो आज हम पढ़ेंगे, वो यूज़ किया जाता है। अब फंक्शन ओरिएंटेड है, वो एक ऐसा स्टेप है जो आपको इनडायरेक्ट भी अचीव करके देता है और डायरेक्ट मेजर भी अचीव करके देता है। तो वो आज हम स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन ओरिएंटेड क्या है। साइज ओरिएंटेड बिल्कुल सिंपल है, क्या हो गया, आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशंस आई है, आपके पास जो लाइन ऑफ कोड आया, आपके पास जो कॉस्ट आई है, ठीक है, उस सब को उठाएं, कितने लोगों ने इस पे काम किया, और उसको आप इस तरह से एक टेबल बना के डिफाइन कर दें। तो जैसे कि हमने पीछे कहा कि टीम ए ने अच्छा काम किया, टीम बी ने, तो हमने रिजल्ट में बताया कि टीम ए ने ज़्यादा अच्छा काम किया, कि 3 लोग थे, तो 3 लोगों की कम एफर्ट लगी और कम कॉस्ट के अंदर, कम लाइन ऑफ कोड में उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया। जबकि टीम बी में 5 लोग थे, उसमें उनकी एफर्ट भी ज़्यादा लगी, कॉस्ट भी ज़्यादा लगी, लाइन ऑफ कोड भी उनका ज़्यादा वहाँ पे लगा। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा क्या, टीम ए ने ज़्यादा अच्छा काम किया। लेकिन ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रोग्रामर करता है। ठीक है, प्रोग्रामर करता है। दूसरा, इसमें जो आपके क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है, वो आप उसको काउंट नहीं कर पाते, उसको आप मेजर नहीं कर पाते। तो हमने जो है, जो क्वालिटी है उसी को ही काउंट करना है। तो जब वही हम नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से हम साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स पे इतना फोकस नहीं करते। उसकी जगह हम जो है क्या यूज़ करते हैं, फंक्शन ओरिएंटेड मैट्रिक्स। आपको इसके डिफरेंट नेम्स है, इसको आप फंक्शन ओरिएंटेड भी कह सकते हैं, इसको आप फंक्शन पॉइंट के नाम से भी है, फंक्शन पॉइंट, या फिर फंक्शन पॉइंट एनालिसिस। ठीक है, ये 2-3 इसके नाम है, जिसको आप यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट की क्वालिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, अपने प्रोडक्ट की जो फंक्शनैलिटीज़ है उसको पिक करते हो और उनको काउंट करते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या, फंक्शनैलिटी इज मेजर्ड इनडायरेक्टली यूजिंग अ मेजर कॉल्ड फंक्शन पॉइंट। यहाँ पे उसकी डेफिनेशन में भी क्या है, कि इनडायरेक्टली हम उसको चेक करते हैं कि क्या हमने उसकी जो क्वालिटी है उसको अचीव कर ली है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, कि आप जो है उसके इनडायरेक्ट भी उसको काउंट करते हो एंड उसको डायरेक्टली भी काउंट करते हो। ठीक है, डेरिवेशन यूजिंग एन इम्पेरिकल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन काउंटेबल मेजर ऑफ सॉफ्टवेयर एंड उसकी जो असेसमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर कम्प्लेक्सिटीज है। ठीक है, जो काउंटेबल मेजर्स जो काउंट हो सकती हैं इजीली, और जो उसकी असेसमेंट्स है कि जो आपने चीज़ें अचीव कर ली है, क्या आपको वो मिल गई हैं कि नहीं, तो उसका पर्दे किस तरह से करते हैं, उसके क्या कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो आपको फंक्शनैलिटी मिल गई, फॉर एग्जांपल हम रजिस्ट्रेशन पे काम कर रहे हैं। ठीक है,
हमने रजिस्ट्रेशन जो फंक्शनैलिटी थी उसको पिक कर दिया। अब फंक्शनैलिटी को पिक करने के बाद आप उसको 5 पैरामीटर्स में डिवाइड कर देते हो। अब 5 पैरामीटर्स कौन-कौन से हमारे पास? पहले तो हमारे पास है नंबर ऑफ एक्सटर्नल इनपुट जिसको आप ईआई से डोनेट सॉरी रिप्रेजेंट करते हो। उसमें बेसिकली हम डिफाइन करते हैं कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन इंटर हो रही है सिस्टम में। अब रजिस्ट्रेशन में आपके पास सिस्टम में क्या इंटर हो रही है? फॉर एग्जांपल हम जो इनपुट डाल रहे हैं वहाँ पे सिस्टम में, उसका क्या हो गया? यूज़र नेम हो गया, उसका पासवर्ड हो गया, उसका एड्रेस हो गया हमारे पास, उसकी ईमेल हो गई, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या हो गए? उसके जो रजिस्ट्रेशन पे मैं काम कर रही थी उसका मैंने पहले क्या किया, 5 पैरामीटर्स पे डिवाइड किया। तो 5 पैरामीटर्स में जो एक्सटर्नल इनपुट है, इनपुट की मैंने बात की, तो वो उसका इनपुट क्या है, क्या होना चाहिए? यूजर नेम, पासवर्ड, एड्रेस एंड लॉग सॉरी ईमेल। ये इसका क्या है मेरे पास? इनपुट। ये इनपुट मेरे पास कहाँ जाएगा? मेरे सिस्टम में जाएगा। सही है? तो जब मैं ये इनपुट डाल दूंगी तो मेरा आउटपुट मुझे क्या मिलेगा कि मेरा जो यूजर है, जो क्लाइंट है, वो क्या हो गया? वहाँ पे रजिस्टर हो गया। जिस भी वेबसाइट पे, जिस भी ऐप पे वो काम कर रहा है, तो वो वहाँ पे क्या हो गया? रजिस्टर हो गया। तो ये क्या हो गया? आपके पास नंबर ऑफ एक्सटर्नल आउटपुट्स, कि आपके पास इंफॉर्मेशन लीविंग द सिस्टम क्या है, कि आपके सिस्टम से जब वो लीव कर रहा है तो आपको क्या आउटपुट दे रहा है। ठीक है? जब रजिस्ट्रेशन पे फॉर एग्जाम्पल मैंने काम किया, तो इनपुट मैंने क्या किया? उसका यूजर नेम, उसका पासवर्ड, उसका ईमेल, उसका एड्रेस। ठीक है? और जब उसको आउटपुट हुआ सिस्टम से, तो वो क्या हो गया? यूजर क्या हो गया? रजिस्टर हो गया। तो क्या किया मैंने? अपनी जो फंक्शनैलिटी थी रजिस्ट्रेशन को, उसको 5 पैरामीटर्स में डिवाइड किया। पहले मैंने उसके इनपुट डिफाइन किए कि क्या सिस्टम में इनपुट क्या होगा, ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन जाएगी मेरे सिस्टम में, तो वो क्या होगी, वो मैंने डिफाइन कर दी। फिर जब वो सिस्टम से आउटपुट आएगा तो वो क्या होगा हमारे पास, कि जो क्लाइंट है, जो यूजर है, वो क्या हो गया? वो रजिस्टर। तो वो मेरे पास क्या है? मेरा आउटपुट। ठीक है? थर्ड क्या है? आप एक्सटर्नल क्वेरीज डिफाइन करते हो, जिसको आप ई क्यू से डिफाइन करते हो। एक्सटर्नल क्वेरीज बेसिकली क्या है, कि आपको ये डिफाइन करके देता है कि सिस्टम में इनपुट आ रहा है या सिस्टम में आउटपुट लीव हो रहा है। जैसे आपके जो आपके लैपटॉप्स वगैरह जहाँ पे आप इनपुट डालते हो फिर आपको आउटपुट मिलता है, तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जो आपको डिफाइन करके देता है कि अभी आपके सिस्टम को ये इनपुट आया है या आपको आउटपुट देना है। तो ये आपके पास जो एक्सटर्नल इंक्वायरीज है वो डिफाइन करके देता है कि ये आपके पास इनपुट है या आउटपुट है। ठीक है? तो ये आपके पास क्या है? एक्सटर्नल क्वेरी सिर्फ और सिर्फ डिफाइन करके देता है आपके सिस्टम को कि आपके पास अभी इनपुट आया या अभी आपका आउटपुट जा रहा है। ठीक है? फिर आपके पास आगे इंटरनल फाइल्स। अब इंटरनल फाइल्स क्या होगी? जैसे डेटाबेस होगी, लॉजिकल फाइल्स होगी, डायरेक्टरीज होगी। अब फॉर एग्जांपल इस रजिस्ट्रेशन को ही देख लें। जब वो यूजर रजिस्टर हो रहा है, अपना यूजर नेम दे रहा है, पासवर्ड दे रहा है, एड्रेस दे रहा है, ईमेल, तो ये कहाँ पे जाके स्टोर होगा? हमारे पास डेटाबेस में जाके स्टोर होगा ना। तो ये जो डेटाबेस में जाके स्टोर हो रहा है वो हमारे पास क्या है? उसको हम कहते हैं इंटरनल फाइल्स। ठीक है? नंबर ऑफ इंटरनल फाइल्स, कि जो आप इनपुट डाल रहे हो अपने सिस्टम में, तो उस इनपुट को करने के लिए आपके पास कौन कौन सी फाइल्स की ज़रूरत हो रही है। जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इनपुट डालते हो विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, तो वो आपका फिर सिस्टम पीछे जाके कहता है कि आपने जो इनपुट डाला है, फॉर एग्जाम्पल अभी ये मैं पेन के थ्रू अपने सिस्टम में लिख रही हूँ, तो वो अब क्या कर रहा है? इनपुट जाके पीछे वो फाइल्स ले रहा है, कि जो मेरा जो टेस्ट सिस्टम है उसकी जो जो फाइल्स ले रहे हैं इनपुट के लिए, वो उठा रहा है। अब मैं पावर पॉइंट पे काम करी तो पावर पॉइंट की फाइल्स को उठा रहा है, जो इनपुट के लिए फाइल्स चाहिए वो उसको उठा रहे हैं। ठीक है? और फिर आउटपुट के लिए जो मुझे चाहिए होगी वो फिर उस फाइल्स को यूज करेगा। तो इंटरनल फाइल्स बेसिकली क्या है, कि जो आपको इनपुट और आउटपुट करने के लिए जो फाइल्स यूज हो रही है वो। अब रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे क्या है? डेटाबेस की जरूरत है, वो उसको यूज करे, और उसके अलावा मुझे सर्वर की ज़रूरत है। तो जैसे मैं यहाँ पे इनपुट डालती हूँ तो वो क्या करता है? इन डेटाबेस और सर्वर को जाके कनेक्ट होता है, वहाँ पे मेरा डेटा जाके क्या करता है? स्टोर कर देता है। तो यहाँ पे मुझे ये जो थी इंटरनल फाइल्स की ज़रूरत थी। सही। फिर हमारे पास है इंटरनल इंटरफेसेस। अब इंटरनल इंटरफेसेस ये है कि आपको समटाइम जो एक्स्ट्रा सर्वर्स की, एक्स्ट्रा डेटा की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जब रजिस्टर हो रहे हो,
ठीक है? अब रजिस्टर हो रहे तो सबसे पहले वो आपको चेक करता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे रजिस्टर हो रहे तो वो आपको चेक करता है नादरा की वेबसाइट से जाके कि क्या आप नादरा पे के साथ रजिस्टर्ड हो कि नहीं। वो आपकी इन्फॉर्मेशन को नादरा की इन्फॉर्मेशन के साथ जाके वेरीफ़ाई करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका डेटाबेस था और जो सर्वर आपका यूज़ हो गया वो तो ठीक हो गया, लेकिन आपको एक्स्ट्रा सर्वर की, एक्स्ट्रा डेटाबेस की ज़रूरत पड़ी, किसकी? नादरा की। तो ये हमारे पास जब एक्स्ट्रा सर्वर्स और एक्स्ट्रा डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमारे पास क्या हो गए? एक्सटर्नल इंटरफेसेस हो गए, ठीक है? तो ये या इसके अलावा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो मैं अपने लैपटॉप में यूएसबी डाल इंसर्ट करती हूँ, तो यूएसबी इंसर्ट करने के बाद वहाँ पे जो मेरी एक्स्ट्रा फाइल्स यूज़ होंगी, एक्स्ट्रा कॉपी पेस्ट यूज़ होगा, तो वो ज वहाँ पे जो एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है उसके अंदर ऑलरेडी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर की डिवाइसेस सब कुछ लगा हुआ है। लेकिन मैं एक्स्ट्रा हार्डवेयर उसके साथ लगा रही हूँ, क्या लगा रही हूँ? यूएसबी। तो यूएसबी के साथ वो किस तरह से कम्युनिकेट करेगा, तो वो आपके पास क्या हो गई? वो हमारे पास क्या हो गई? एक्सटर्नल इंटरफेसेस हो गए, ठीक है? तो ये इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल डायग्राम के थ्रू बताई है कि आपने जब यूज़र आया है, उसने इनपुट डाला, ठीक है? सिस्टम में, और सिस्टम ने आउटपुट दिया। तो ये आपके पास क्या हो गया? इनपुट एंड आउटपुट हो गया। अब सिस्टम को कैसे पता चला कि ये इनपुट था, आउटपुट था? वो किसके थ्रू पता चला? इंक्वायरीज के थ्रू पता चला। अब जब उसने इनपुट डाला, तो उसमें आपको कौन-कौन सी आपको लॉजिकल फाइल्स चाहिए थे, कोई डेटाबेस चाहिए था, कोई लॉजिकल डायरेक्टरी चाहिए थी, कोई लाइब्रेरी चाहिए थी, वो यहाँ से उठा के उसमें यूज़ करके आपको आउटपुट दे देता है, ठीक है? अब एक्सटर्नल इंटरफेसेस ये हो गए कि आपको आपके यूज़र को इनपुट करने के लिए या उसको आउटपुट देने के लिए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कोई हार्डवेयर, एक्स्ट्रा कोई सॉफ्टवेयर, एक्स्ट्रा कोई लॉजिकल फाइल्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो आपके पास क्या हो जाती है? एक्सटर्नल इंटरफेसेस हो गई। तो ये पहला स्टेप क्या था? आपने जब अपनी फंक्शनैलिटी डिफाइन कर दी, फंक्शनैलिटी को डिफाइन करने के बाद आप उसको 5 पैरामीटर्स में डिवाइड कर देते हो। वो 5 पैरामीटर्स क्या है? आपके पास इनपुट क्या क्या है, आपके पास आउटपुट क्या आएगा, आपका फिर सिस्टम जो है एक्सटर्नल इंक्वायरीज उसको डिफाइन करता है कि आपके पास इनपुट आ रहा है, आपके पास आउटपुट जा रहा है, ठीक है? तो ये आपका जो सिस्टम है, ठीक है? आप मिसाल के बाद वेबसाइट पे काम करें तो वेबसाइट पे आपका जो सिस्टम है वो डिफाइन करेगा कि आपके पास इनपुट आया, आपके पास आउटपुट आया। अब इस इनपुट आउटपुट पे काम करने के लिए आपको कौन कौन सी इंटरनल फाइल्स चाहिए थी, कौन सी इंटरनल लाइब्रेरी चाहिए, कौन सा इंटरनल आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, और कौन सा एक्सटर्नल इंटरफेसेस चाहिए थे, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है? उसके अलावा आपके पास क्या है? फिर आप जब उसको कैरेक्टराइज़ कर देते हो ना इन 5 पैरामीटर्स में, फिर आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करते हो कि आपने जो इनपुट डिफाइन किया है, आउटपुट डिफाइन किया है, आपने जो एक्सटर्नल इंटरफेसेस डिफाइन किए हैं, ये जो 5 पैरामीटर्स, इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या है, वो डिफाइन करने के बाद फिर आप उसकी एफर्ट डिफाइन करते हो कि आपके सिस्टम की कितनी एफर्ट लग रही है, आपके प्रोजेक्ट की कितनी एफर्ट लग रही है, ठीक है? तो ये दूसरा यहाँ पे ये कि आपको बेनिफिट क्या है कि आपके पास ये क्या है? लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे आपको प्रोग्रामर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जो क्वालिटी एश्योरेंस की टीम है वो आराम से इसको यूज़ कर सकती है, ठीक है? उसकी बेस पे आप पे डिफाइन करते हो कि आपके पास कौन-कौन सा मेथड आपको चाहिए, आपको कौन-कौन से प्रोसेसेस चाहिए, आपको कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपका प्रोडक्ट किस तरह से मेजर होगा, आपका प्रोजेक्ट किस तरह से मेजर होगा, ठीक है? तो जब ये आपके 5 पैरामीटर्स डिफाइन हो जाते हैं ना, फिर आप उसको वेटेज देते हो, आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी देते हो। तो वो वेटेज क्या है? वो ये। अब देखिए, इससे आपको हेल्प क्या मिलती है कि अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो, आप जिसमें हमने टेस्टिंग के बारे में पढ़ा था, कि हमने पढ़ा था कि ईच एंड एवरी कंपोनेंट को टेस्ट करना हमारे पास इम्पॉसिबल होता है। तो जो टेस्टिंग टीम मेंबर्स होती है वो डिफाइन करती है कि कौन कौन से कंपोनेंट पे हम काम करेंगे। तो वो किस बेस पे डिफाइन करती है? वो इसकी बेस पे डिफाइन करती है कि आप जब डिफाइन कर देते हो फंक्शनल पॉइंट के थ्रू, आपकी क्वालिटी टीम की रिक्वायरमेंट्स जब आपके पास आ जाती है, एसआरएस आपके पास आ जाता है, उसको स्टडी करके आप डिफाइन कर देते हो कि ये स्टेप्स हमारे पास हो गई, ये डॉक्यूमेंटेशंस आपके पास बनेंगी। तो फिर आपकी जो टेस्टिंग टीम है वो उसको उसकी बेस पे डिफाइन करती है कि अब इस जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट की आपके पास जो है वो जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, इसलिए हम इस कंपोनेंट पे काम करेंगे। तो ये आपके पास जो इनडायरेक्ट हमने जो मेजर किया है ना, इनडायरेक्ट मेजर, वो हमने यहाँ पे कर लिया, क्योंकि यहाँ पे अभी आपकी कोई कौन सी डॉक्यूमेंटेशन बनी है, एसआरएस की डॉक्यूमेंटेशन बनी है, वो भी आपकी चेक हो जाएगी डायरेक्ट मेजर के थ्रू। और साथ ही साथ आपकी यहाँ पे जो बन रही है फंक्शनैलिटीज, हमने वो भी डिफाइन कर दिया कि उन फंक्शनैलिटीज के हमारे पास इनपुट क्या है और उन फंक्शनैलिटीज के हमारे पास आउटपुट क्या होंगे, उसके लिए एक्सटर्नल कोई फाइल्स चाहिए, इंटरनल फाइल्स चाहिए। तो इसकी बेस पे हम क्या करते हैं? टेस्टिंग करते हैं। तो इसलिए ये स्टेप जो है हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी बेस पे आपकी जो टेस्टिंग टीम मेंबर्स है
है वो क्या करती है, टेस्ट करती है इसको। ठीक है, अब हमने कहा है ना कि हमने अपनी फंक्शनैलिटी 5 पैरामीटर्स में डिवाइड कर दिया। अब हमने इनकी कम्प्लेक्सिटीज़ डिफाइन कर ली है। तो इनकी कम्प्लेक्सिटीज़ क्या है, अगर आपके पास इनपुट आप काम कर रहे हो, अगर आपके पास सिंपल आ गया, ये लो आ गई कम्प्लेक्सिटी, तो आप उसको क्या दे दोगे, 3 दे दोगे। एवरेज आ गई आप 4 दे दोगे, कम्प्लेक्स आ गई तो आप 6 दे दोगे। आउटपुट के लिए भी इन्होंने डिफाइन कर दिया। तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपका इनपुट आपके पास क्या आया, 10, और उनकी कम्प्लेक्सिटी उन्होंने क्या किया है कि आपके पास क्या है, वो है 4 एवरेज। तो आप क्या करोगे, 10 इंटू 4, तो वो क्या हो गया, 40। फिर जो आप इसको काउंट करके आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल काउंट, टोटल काउंट आ जाएगा कि कितनी आपकी जो रजिस्ट्रेशन कम्प्लेक्सिटी है, सॉरी रजिस्ट्रेशन की जो कम्प्लेक्सिटी है वो कितनी है, वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो उसको आप इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला यूज करते हैं, फंक्शन पॉइंट इक्वल्स टू काउंट टोटल, जो ये इस टेबल के थ्रू आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, इनटू आपके पास 0.6 प्लस 0.01 इंटू आपके पास जो है सम ऑफ फंक्शनैलिटीज है। अब ये आपके पास जो है, इसको आप क्या करते हो, कन्वर्ट कर देते हो CAF, जो हमारे पास है कम्प्लेक्सिटी ऑफ एडजस्टमेंट फंक्शनैलिटी। ठीक है, कि आपके पास जो फंक्शनैलिटीज आई है उनकी जो कम्प्लेक्सिटीज है हम उसको फिर चेक करते हैं। सही हो गया। तो पहले तो हम ये जो टोटल काउंट है ना, इस पे एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ये रजिस्ट्रेशन है, इसी का कंटिन्यू करते हैं। इन्होंने कहा कि जब आप इनपुट कर रहे हो तो उसकी क्या आपका रिजल्ट आया, 10 आया, और उसकी कम्प्लेक्सिटी आपके पास क्या है, 10। जो आउटपुट कर रहे हो, ये आपको जो है रिजल्ट जो होगा वो गिवन होगा, आपने सिर्फ इसको यूज करके इस फार्मूले में डाल के इसकी कम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उसकी इन्होंने बताया कि फंक्शनैलिटी आपके पास क्या है, 13 है, और उसकी कम्प्लेक्सिटी क्या है, हाई है। फिर आपके पास इन जो क्वेरीज आएंगी वो आपके पास 4 है, और उसकी कम्प्लेक्सिटी एवरेज है। इंटरनल फाइल से आप लोग जो यूज कर रहे हैं वो 2 है, और उसकी कम्प्लेक्सिटी आपके पास क्या है, वो आपके पास एवरेज है। फिर एक्सटर्नल फाइल्स आप यूज कर रहे हैं वो क्या है, 9, और उसकी कम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या है, लो। तो आप क्या करोगे, आपने ये जो टेबल आपने क्रिएट किया है ना, इसमें आप डालोगे इस वैल्यूज को, फिर इसको सॉल्व करोगे। तो किस तरह से आपने करना है, सबसे पहले आपके पास क्या है, आपके पास इंटरनल इंक्वायरीज क्या है 10। आप उसको लो कम्प्लेक्सिटी के साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो वो आपके पास क्या है, 3। तो 10 इंटू 3 आपके पास क्या हो गया, 30। देखिए मैं इसकी वैल्यूज यहाँ पे डाल देती हूँ, 10 13 4 2 9, 10 13 4 2 9। ठीक है, तो आपके अब क्या है, इस पे हमने क्या किया कि 10 की क्या वैल्यू है हमारे पास, जो है कि आपके पास सिंपल है, तो उसको हमने 10 इंटू 3 करके 30 डाल दिया। फिर 13 का हमने क्या कि 13 हमारे पास क्या है, हाई कम्प्लेक्सिटी का है, तो हाई कम्प्लेक्सिटी को उठा के हमने 13 इंटू हाई हमारे पास क्या 7, तो इसका हमारे पास रिजल्ट आपको क्या मिल गया, 91। फिर हमारे पास 4 है इंक्वायरीज, तो इसकी हमने पढ़ी कि इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या है, एवरेज। तो वो एवरेज हमारे पास क्या, 4 इंटू 4 16। फिर 2 की हमने पढ़ी, तो उसकी भी कम एवरेज जो कम्प्लेक्सिटी वो थी क्या, 10, तो उसको हमने क्या कर दिया, 20। और 9 हमारे पास लास्ट में थी, उसकी हमारे पास कम्प्लेक्सिटी आ रही है सिंपल, तो उसको हमने क्या कर दिया, 9 इंटू 5 45। अब इन तीन इनको आप ऐड करो तो आपके पास रिजल्ट समथिंग आएगा, आई थिंक 202। तो ये आपके पास क्या आ गया, टोटल काउंट आ गया। ठीक है, आपको क्या होगा कि ये वैल्यूज आपको गिवन होंगी। ठीक है, आपको ये वैल्यूज गिवन होगी और उनकी कम्प्लेक्सिटी भी गिवन होगी। आपको सिर्फ ये टेबल याद रखना है कि अगर इनपुट की लो कम्प्लेक्सिटी है तो वो क्या है, एवरेज है, या कम्प्लेक्स है तो वो क्या, आपने वो उठाया और उसको काउंट कर दिया और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, आपको ये वैल्यूज मिल गई, उसको आपने उनके जो वेटेज था उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको ये रिजल्ट मिला। तो एंड में जो ये आपको रिजल्ट मिला ना, आपने इसको काउंट कर दिया तो आपको क्या मिल गया, काउंट टोटल। तो ये जो हमें जो फंक्शनल पॉइंट का फर्स्ट स्टेप मिल गया विच इज काउंट टोटल, जो हमें जो रजिस्ट्रेशन का फंक्शनैलिटीज को हमने डिवाइड किया था इनटू 5 पैरामीटर्स, तो उसका हमें काउंट टोटल मिल गया कि उसकी जो रजिस्ट्रेशन की कम्प्लेक्सिटी है हमें क्या है, वो 202 हमें मिल रही है। ठीक है, अब हमारे पास CAF क्या है उसको स्टडी करते हैं। CAF हमारे पास क्या है, बेसिकली कम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट वैल्यू।
ठीक है। तो ये उसका पूरा फार्मूला है, ये फार्मूला तो है, लेकिन अब ये हमारे पास सम ऑफ फंक्शनैलिटीज क्या है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये आपके पास टोटल 14 क्वेश्चन एयर्स होते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे कि वो 14 क्या है हमारे पास, उसको उठाते हैं, उसको आप फिर स्टडी करते हो कि, और उसको आप फिर उसकी कम्प्लेक्सिटी असाइन करते हो कि क्या क्या उसकी कम्प्लेक्सिटीज है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, आई जो है वो इक्वल्स टू 1 to 14 है, 1 से लेके 14 को आप स्टडी करते हो, उसको असाइन करते हो क्या क्या उसकी कम्प्लेक्सिटीज आएंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जो ये सम ऑफ फंक्शनल है वो जीरो आ जाता है, तो आप डायरेक्ट उसको क्या दे दो, 0.65 दे दो। क्यों? क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो 0.65 प्लस 0.01 इंटू जीरो, तो ये तो आपके पास क्या हो गया, जीरो आ गया, तो 0.65 प्लस जीरो हो गया, तो आपको डायरेक्ट क्या मिल गया, 0.65। तो अगर आपको सम ऑफ वैल्यूज जो है वो जीरो मिलती है, वो बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ पे आपको जीरो मिलती है, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे क्या लिख दो, 0.65 मिल दो। लेकिन अगर आपको कोई वैल्यू मिलती है, तो फिर आप उस तरह उसको कैलकुलेट करके उसको डालोगे, ठीक है। तो वो 14 क्वेश्चनेयर्स पढ़ते हैं, कौन से हमारे पास कम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर्स के, उसको स्टडी करने से पहले हम पढ़ते हैं कि वो, हम उनको जो रेटिंग देते हैं वो किस बेस पे देते हैं, 0 to 5। हम स्टडी करते हैं कि क्या आपको वो चीज़ वहाँ पे चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो आप जीरो दे दोगे, अगर उसकी कम उसकी इन्फ्लुएंस है तो आप 1 दे दोगे, अगर ज़रा ज़्यादा है तो 2 3 4 5, जितनी उसकी इन्फ्लुएंस वहाँ पे बन रही है ना, उसके मुताबिक आप उसको नंबरिंग दे देते हो, ठीक है। तो अब 1 by 1 करते हैं, हम किस पे काम कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन पे, ठीक है। तो उसके लिए हम स्टडी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि क्या आपके जो सिस्टम है, क्या उसको रिलायबल बैकअप की ज़रूरत है कि नहीं, क्या आपके रजिस्ट्रेशन को बैकअप की ज़रूरत है कि नहीं। तो वहाँ पे हमें इतनी खास नहीं, तो हमने उसको क्या कर दी, 1 वैल्यू दे दी। क्या वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है, क्या आपको रजिस्ट्रेशन में कोई कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, नहीं, तो हमने क्या कर दिया, ज़ीरो। तो क्या आपको वहाँ पे प्रोसेसिंग फंक्शन कोई फंक्शंस की ज़रूरत है कि नहीं, तो वहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1 डाल दिया। क्या फंक्शंस हो गए कि जब आप उसको डेटा डालते हो तो उसके लिए क्या, कौन से आपके प्रोसेसिंग फंक्शंस आ गए। अब वहाँ पे आप परफॉर्मेंस की बात करते हो, तो परफॉर्मेंस क्या उसका होगा, तो उसके लिए हमने इसको क्या कर दिया, 4 डाल दिया, ठीक है, कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। फिर क्या आपके पास ऑपरेशनल इन्वायरमेंट्स का एग्जिस्टिंग हैवी यूटिलाइज सिस्टम की ज़रूरत है कि नहीं, तो उसके लिए हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हमने इसको क्या कर दिया, ज़ीरो डाल दिया, ठीक है। फिर सिस्टम के हमारे पास क्या, ऑनलाइन एंट्री है, तो ऑफ कोर्स हमारे पास वहाँ पे ऑनलाइन एंट्री, अब मैं वेबसाइट पे अगर काम कर रही हूँ तो मुझे फिर ऑनलाइन एंट्री चाहिए। अगर मैं कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन करती तो मुझे वहाँ पे फिर इसको मैं क्या करती, ज़ीरो डाल देती, ठीक है। फिर हमारे पास क्या, कि जो हम ऑनलाइन डेटा एंट्री कर रहे हैं, इनपुट ट्रांजैक्शंस, उसमें हमारे पास क्या है, उसके लिए हमें क्या, मल्टीपल स्क्रीन या मल्टीपल ऑपरेशंस की ज़रूरत है कि नहीं, तो उसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है कि आपको फाइल्स अपडेटेड चाहिए, अपडेटेड ऑनलाइन चाहिए, तो ऑफ कोर्स हमें चाहिए, तो वो हमने क्या कर दिया, 5 डाल दिया, ठीक है। फिर क्या हमारे पास जो इनपुट आउटपुट फाइल्स डालो, इंक्वेरीज है, वो क्या कम्प्लेक्स है कि नहीं, तो हमारे पास इतनी कम्प्लेक्स नहीं है, तो हमने इसको क्या कर दिया, 2 डाल दिया, ठीक है। फिर इंटरनल प्रोसेस कम्प्लेक्स की बात की कि इंटरनल प्रोसेस कम्प्लेक्सिटी क्या कर दी, हमने 3 डाल दिया उसको। फिर कोड डेजिग्नेटेड रीयूजेबल, क्या वो आपके रीयूजल होगा कि नहीं, तो उसको हमने 5 कर दिया कि इसको फ्यूचर में हम क्या करते हैं, रीयूजेबल बनाना चाहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास कन्वर्जन्स की बात हो रही है, इंस्टॉलेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसकी इंस्टॉलेशन या कन्वर्जन की बात हो रही हो, तो हमने इसको क्या कर दिया, जीरो। फिर हमारे पास है क्या, सिस्टम डिजाइन फॉर मल्टीपल इंस्टॉलेशन इन ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट इंस्टॉलेशंस के लिए, तो वो हमारे पास डिफरेंट इंस्टॉलेशंस के लिए तो नहीं, तो वो हमने क्या कर दिया, जीरो। फिर हमारे पास क्या क्या, एप्लीकेशन डिज़ाइन फॉर एक्सेलेरेट चेंज, क्या जब आपके पास जब एप्लीकेशन की डिज़ाइन की जब चेंजेस होती हैं, तो वहाँ पे वो कैसे यूज़र्स को चेंज यूज़ करता है, तो यहाँ पे हमने इसको क्या करते हैं, 3 डाल दिया। अगर उसका कोई इंटरफेस चेंज हो जाता है, तो किस तरह से हमारी रजिस्ट्रेशन होगी। तो ये क्या है, हमारे पास ये 14 वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं। अब इनको आप सिंपल ऐड करो, और जो आपको आंसर मिलेगा तो वो आपके पास क्या होगा, समेशन ऑफ अ एफ बाई आई होगा, ठीक है। तो ये क्या था, आपके पास ये 14 क्वेश्चनियर्स हैं। इन 14 क्वेश्चनियर्स को आप पढ़ो, और अपनी जो फंक्शनैलिटीज़ है उसके साथ चेक करो कि क्या आपको वो चीज़ वहाँ पे चाहिए कि नहीं, ठीक है। समटाइम्स आपको ये गिवन होता है, समटाइम्स आपको गिवन नहीं होता, तो आपने इस क्वेश्चनियर को पढ़ के इसको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या, ये 14 मिल गए, इसको ऐड किया 36, हमें 36 मिल गया। आपने क्या किया, इसको समेशन में डाला, और इसको 36 पहले इसको मल्टीप्लाई किया, और फिर इसके साथ ऐड किया, तो आपको क्या मिला, CAF 1.0। तो हमारे पास फंक्शनल पॉइंट का क्या फॉर्मूला था, काउंट टोटल
प्लस आपके पास है CAF। तो आपके पास काउंट टोटल क्या है 202 प्लस 1.01। तो आपका जो यहाँ पे सॉरी प्लस नहीं है इनटू है, तो जो रिजल्ट आया आपका 204। तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है उसका फंक्शनल पॉइंट कम्प्लेक्सिटी आप कह सकते हो वो क्या है 204। तो ये आपके जो जो आप फंक्शनैलिटी पे काम कर लोगे तो एट द एंड आपको उसका फंक्शनल पॉइंट मिल जाएगा। तो फिर जब आपकी टेस्टिंग टीम आएगी तो वो इस फंक्शनल पॉइंट की बेस पे चेक करेगी कि कौन सा कंपोनेंट की कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा आ रही है कि उसको उठा के हम उस पर क्या करें, उसकी रिक्वायरमेंट्स पे काम करें। तो ये तो हमारे पास क्या होगी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हो गया। हमने कहा है कि हमारे पास जो है वो डायरेक्ट मेजर भी करता है, उसके मतलब डॉक्यूमेंटेशंस को भी चेक करते हैं, उसके एरर्स को भी चेक करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को भी चेक करते हैं। तो उनके लिए फॉर्मूला ये, अगर आपको एरर्स पता है कि कितने एरर्स आए हैं उसको आप डिवाइड किससे करो, फंक्शनल पॉइंट के साथ। डिफेक्ट्स के आपके पास आगे, डॉक्यूमेंटेशंस आगे, एरर्स आगे, प्रोडक्टिविटी, ये फार्मूला से आपको याद रखने हैं। फिर जो आपको जो 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 रिजल्ट मिलता जाएगा कि आपको अब फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन में इतने एरर मिला तो डिवाइड बाय आप 202 करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, नहीं फंक्शन पॉइंट का तो रिजल्ट 204 आया हमारे पास, 204। ठीक है, तो ये जो फिर आप उसको फार्मूलाज में ऐड करते जाओ तो आपको टोटल पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन भी मिल गया, कॉस्ट पर फंक्शन भी आपको पता चल गई, आपके यहाँ पे जो ये है डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में भी आ गया, आपकी प्रोडक्टिविटी के बारे में भी डिस्कस हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, आपका जो फंक्शनल पॉइंट है या फंक्शन ओरिएंटेड मैट्रिक्स है वो आपको डायरेक्ट मेजर भी करके दे रहा है। डायरेक्ट मेजर में क्या होता है कि आपकी जितनी भी एरर है, आपकी जितनी भी एफर्ट है, आपकी जितनी कॉस्ट है उसको भी काउंट करके दे रहा है, और इनडायरेक्ट जो मेजर है उसको भी काउंट करके दे रहा है। इनडायरेक्ट मेजर क्या है, आपकी जो फंक्शनैलिटीज है उसको काउंट कर रहा है, उसकी कम्प्लेक्सिटीज को काउंट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपके पास टोटली लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। ये आपके पास जो अर्ली डेटा मतलब अर्ली डेटा जो आपके पास प्रोजेक्ट में जो भी एसआरएस आपको मिला, एसआरएस में आपकी जो फंक्शनैलिटीज आई उसको आपने उसके फंक्शन पॉइंट को काउंट कर दिया। ठीक है, और गुड फॉर एस्टिमेशन आपको पता चल गया कि आपकी कितनी कम्प्लेक्सिटी आ रही है आपके प्रोजेक्ट की। तो ये आपके पास क्या था, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स था जो 2 स्टेप्स के मेथड्स के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर साइंस ओरिएंटेड के थ्रू करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मिलेगा, मेजर मिलेगा, आपको इनडायरेक्ट मेजर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए फंक्शनल पॉइंट ओरिएंटेड ज़्यादा यूज़ किया जाता है जिसमें आपको ये दोनों स्टेप्स मिल जाते हैं। सही है, तो ये लास्ट में आपके पास एक एग्जांपल है, इसको खुद ट्राई करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि ये फंक्शनल पॉइंट आप लोग किस तरह से करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें आपको ये 5 पैरामीटर्स मिले हुए हैं, उसमें उसको काउंट करके दिया हुआ है, उनकी एवरेजेस हैं, आप टेबल खोलें, टेबल में क्या क्या उसकी एवरेजेस है वो लिख दें, फिर उसकी एफर्ट काउंट करके दें, उसकी टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, यूज़र डॉक्यूमेंटेशन। अब टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन है, यूज़र डॉक्यूमेंटेशन है, तो उसका फार्मूला आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये फार्मूला है, उसमें डालें और आपको टोटल नंबर ऑफ पेजेस डॉक्यूमेंटेशंस मिल जाएंगे। उसके अलावा ये जो आपके पास जो है ये आपकी कौन सी वैल्यू से, ये सबमिशन ऑफ द फंक्शन से आपकी है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है उन्होंने फिल करके दिया हुआ है, समटाइम्स नहीं होता, समटाइम्स आपको खुद करना होता है, समटाइम्स आपको ऑलरेडी गिवन होता है। तो ये छोटी सी एग्जांपल है, इसको सॉल्व कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फंक्शनल पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आज का आपका लेक्चर था, होप सो आपको समझ आ गई होगी।